सुप्रभात बच्चों। तो आइए बिना समय को गवाए हुए हम लोग अपनी पढ़ाई की ओर चलें। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जरा उसको देख लें। हाँ, नमक का दारोगा शीर्षक कहानी को मैंने पूरा कर दिया था। अब आइए आशय स्पष्ट लिखिए कि ईमानदारी की नई उमंग थी। इसका आशय लिखना है और यह वाक्य आपके ही किताब में वर्णित है। लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति नमक के दारोगा शीर्षक कहानी से संबंधित है ना। इसमें एक नौजवान लड़का मुंशी बंशीधर जो पढ़ लिख करके नौकरी की तलाश में है, ईश्वर की दया से उसे नमक विभाग में नौकरी भी मिल जाती है। यद्यपि नमक विभाग बड़ा ही भ्रष्ट घूसखोर विभाग उस समय का माना जाता था। उसमें नौकरी करने वाले का पौ बारह रहता था। आमदनी जो होती थी, वेतन जो मिलता था वो तो मिलता ही था, डेली की कमाई भी अच्छी थी। लेकिन मुंशी बंशीधर उस ऑफिस में काम तो जरूर किए, लेकिन अपनी ईमानदारी की नई उमंगों में वह थे। ईमानदारी का उन्होंने परिचय दिया, जिसके कारण कम समय में ही उस दफ्तर के सारे कर्मचारी और अधिकारी इनको पहचान गए और इनका बहुत ज़्यादा सम्मान भी करने लगे। एक प्रसंग है यहाँ कि ओलंपी दिन की गाड़ियाँ जब पकड़ी गई तो ओलंपी दिन को बुलाया गया। ओलंपी दिन पैसे के बल पर चाह के आज दरोगा जी को भी हम इधर से उधर टहला दें, लेकिन दरोगा जी तो अपने धर्म पर, ईमानदारी पर अडिग थे। ओलंपी दिन ने इन्हें बहुत लोभ दिया, 40,000 रुपये तक का लोभ दिया कि मैं आपको 40,000 रुपये देता हूँ, आप मुझे कम से कम मुक्त कर दें। लेकिन उसके सिर पर तो ईमानदारी का जुनून सवार था, इसलिए उसने 40,000 रुपये को ठुकरा करके भी ओलंपी दिन को हाजत में डलवाया। यह लिखना, मासिक वेतन तो पूर्णिमा का चांद है। जब बंशीधर नौकरी करने के लिए आशान्वित थे, उसी क्रम में उसके पिता ने उन्हें एक बात समझाई कि देखो बेटा, हमारा परिवार अभी बहुत लचड़ा हुआ है, हम कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, लड़कियां सब सयानी हो गई है, उसकी भी शादी करनी है। तुम कहीं भी नौकरी खोजना तो पद की चिंता नहीं करना, तुम
आमदनी की चिंता करना कि किस विभाग में कौन सा ऐसे पद है जिसमें साइट से आमदनी काफ़ी हो, क्योंकि मासिक वेतन तो पूर्णिमा का चांद है, एक दिन दिखाई पड़ेगा और निरंतर उसमें से घटता ही जाएगा। और इस मासिक वेतन पर तुम्हारा घर सही सलामत होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत से कर्ज है। इसीलिए एक कोई तुमको चपरासी का ही नौकरी मिले, ठीक है कर लेना, लेकिन उसमें साइड से आमदनी हो। बाप समझाया और बेटा भी उस समय चुपचाप समझ बूझ कर और पिता को प्रणाम करते हुए घर से निकल पड़ा। उसे नौकरी मिल भी गई। तो आगे नहीं लिखना है, यही लिखना है बस इतना ही, मासिक वेतन तो पूर्णिमा का चांद है। ये बात महर्षिधर को उसके पिता ने समझाया। लोग चोरी छिपे किसका व्यापार करने लगे? नमक का। किसका सम्मानित पद छोड़कर लोग नमक विभाग में प्रवेश कर लेने लगे? पटवारी का के अवसर। पटवारी का पटवारी की नौकरी छोड़कर उन्होंने पटवारी का सम्मानित पद छोड़कर लोग नमक विभाग में प्रवेश लेने लगे। किसने कहा मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है? बूढ़े मुंशी जी अर्थात बंशीधर के पिताजी। उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा करना है। पंडित आलोपी दिन को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था, जो शक्ति शारीरिक धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था। अनुमति का मतलब होता है इजाजत लेना, आदेश का मतलब होता है हुक्म, आज्ञा का मतलब इजाजत। बंशीधर ने पंडित आलोपी दिन को हथकड़ी पहनाने का अनुमति दिया। पंडित आलोपी दिन ने बंशीधर से कुछ विनय करने की नहीं आदेश दिया। बंशीधर ने पंडित आलोपी दिन को हथकड़ी पहनाने का आदेश दिया। पंडित आलोपी दिन ने बंशीधर से कुछ विनय करने की अनुमति मांगी। धन के घमंड में पंडित आलोपी दिन ने गाड़ियां नदी पार जाने की आज्ञा लेना आवश्यक नहीं समझा था। खेद, गलती करने का या अच्छा न होने का दुख, शोक, वियोग या दुख। बंशीधर को अदालत के फैसले का बड़ा खेद था। मुअत्तली के में बूढ़े मुंशी उदास बैठे थे। मुअत्तली के शोक में बूढ़े मुंशी उदास बैठे हुए थे।
तो दूसरा में शोक लिखिएगा और इसमें खेद लिखिएगा पहले में। वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। न्याय, न्याय एक तरह से संज्ञा है कि नहीं? न्याय न्यायी, न्यायी विशेषण होगा, लेकिन न्याय संज्ञा है। नीति, न्याय और नीति वो भी संज्ञा है। लक्ष्मी के ही खिलौने, लक्ष्मी संज्ञा है, खिलौने संज्ञा है। वे सर्वनाम है, हम उन नमक हरामों, ये संज्ञा है। हम सर्वनाम है। कौरियां, कौरियों संज्ञा है। अपना सर्वनाम है। ईमान विशेषण है। धर्म विशेषण है। धन ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। ईश्वर संज्ञा है, मेरी सर्वनाम है। आपको सर्वनाम है। सदैव विशेषण है, वही सर्वनाम है। नदी संज्ञा है। बेमुरौआ, उदंड, कठोर, कर्मनिष्ठ, ये सब विशेषण है। दरोगा संज्ञा है। तो ये सबको लिखना है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को वाक्य में प्रयोग करना है। कर्तव्यनिष्ठ, इसका वाक्य बनाना है आप लोगों को। कर्तव्यनिष्ठ से, सृजन से, अड़िग से, आह्वान से, अनुभवी से, इन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। अब आइए पाठ में आए मुहावरों की सूची बनाइए। इनमें से सही मुहावरे चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। अरे इस बड़े शहर में इतनी अच्छी नौकरी, भाई तुम्हारे तो क्या हो गए? पौ-बारह, तुम्हारे तो पौ-बारह हो गए। लाभ ही लाभ। दोनों हाथों में लड्डू पाकर तुम तो फूला ना समा रहे हो। खुशी का ठिकाना नहीं है तुम्हें। राजन की माँ ने खुशी से उसे गले से लगा लिया।
गले लगा लिया। गला लगाना प्रेम करना। दिए गए समासिक शब्दों का समास विग्रह कीजिए। धर्म परायण, धर्म में परायण अर्थात लीन, धर्म में लीन, धर्म के परिपूर्णता में लीन होना, धर्म में परायण होना, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। लेकिन इसमें समास नहीं कहता है बताने के लिए, समास विग्रह करना। तो विग्रह में विग्रह यही होगा कि धर्म में परायण, विचारहीनता में क्या होगा? विचार से हीनता या विचार में हीनता। हीनता मतलब कमी, बहुत नीचापन, बहुत निम्न विचारधारा को हीनता कहते हैं। विचार में हीनता। धर्मनिष्ठा, धर्म में निष्ठा, विश्वास। कर्तव्य परायण, कर्तव्य में परायणता, है ना। परायण का मतलब उस मार्ग में निपुण। तो कर्तव्य करने में निपुण, धर्म करने में निपुण, धर्म परायणता, कर्तव्य परायणता। देखिए, हल्का सा झलक आपको दिखा दिया है कि संधि तो 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन यह भी मैं आपको पढ़ाया हूँ कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद भी मैंने आपको पढ़ाया हूँ। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि, और आयादी संधि। ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर से स्वर की संधि हो और उससे कोई नए स्वर की उत्पत्ति हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, अगले शब्द के अ हो, ई प्लस अ या दीर्घ ई प्लस अ, तो बना देगा यो। उसी प्रकार ह्रस्व ई प्लस आ, दीर्घ ई प्लस आ। मैथ नहीं है जो प्लस का प्रयोग हम कर रहे हैं, बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, लेकिन यहाँ धन होगा
नहीं, दीर्घ ईकार धन आ, ह्रस्व ईकार धन आ, दोनों के मिलने से या बन जाता है। ह्रस्व ई और ऊ या दीर्घ ई और ऊ मिलने से यू बन जाता है। ह्रस्व ऊ और उ मिलने से या दीर्घ ऊ धन उ मिलने से यह दीर्घकार यू हो जाता है। अब देखिए, ऊपर धन उक्त, उपर्युक्त, यदि धन अपि, यद्यपि, अति धन आचार, अत्याचार, इति धन आदि इत्यादि। ठीक है, ये आपका व्याकरण चैप्टर था जो हो गया। अब आपको अगला पढ़ना है देश के प्रतिभावान खिलाड़ी। देश के प्रतिभावान खिलाड़ी। इसको पढ़ के आइएगा और ये पढ़ाई आज की आपकी संपन्न हो गई। तो आज जो मैं इसको पढ़ाऊंगा अगला चैप्टर को, तो आज तो होगा नहीं, केवल शुरुआत होगी, इसीलिए रहने दीजिए। अब इसको दूसरे दिन पढ़ाया जाएगा कि आओ बने कैलाश सत्यार्थी। उससे पहले केवल पढ़ने के लिए है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देश के प्रतिभावान खिलाड़ी, इसको भी पढ़ लीजिएगा। सानिया मिर्जा वगैरह है, विश्वनाथ आनंद और है, पढ़ लीजिएगा तो ज्ञान की वृद्धि होगी। तो ठीक है, आज की पढ़ाई को यहीं स्थगित की जाती है। धन्यवाद।